वेलकम गाइस टू लेक्चर 2-3 इफ़ योर बेसिक टू एडवांस क्रैश कोर्स। अभी तक मैंने आपको सिस्टम, मार्केट्स और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताया हुआ है, जिनसे बेसिकली मुझे लगता है कि 20 से 30% प्रॉब्लम जो है मार्केट को लेकर वो सॉल्व हो गई होगी। अब जब मार्केट आपको समझ में आ गई है कि कितने तरीके की होती हैं और कितने हमारे काम की होती हैं, अब हम बात करते हैं किसी एक मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इट्स मीन्स आज हम बात करेंगे बेसिकली चार्ट्स के बारे में, उनके कुछ इंडिकेटर के बारे में, और साथ में एस्पेशली मैं आज आपको बताऊंगा मेरी और जो आप अपनी साइट से यूज़ कर सकते हो एक परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि आप कितना अमाउंट यूज़ करोगे और कितना अमाउंट गवाओगे, कितना अमाउंट बनाओगे, ये सारी की सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, सो प्लीज़ पहले से आप अपनी एक जगह सेट करके बैठ जाइए ताकि आपको उठना ना पड़े। जब आप ये सब सीख लोगे कि मार्केट कितनी होती है, जो कि आप मुझे लगता है कि आप अंदाजे से जान चुके होंगे कि मार्केट कितनी तरीके से होती हैं और जो आपके यूज़ में होती हैं, उनमें से सभी मार्केट के अंदर जब भी किसी स्टॉक, क्रिप्टो या फॉरेक्स कुछ भी शो किया जाता है तो चार्ट के ऊपर शो किया जाता है। चलो मैं आज आपको 300 साल पहले लेकर चलता हूँ, जब मार्केट डिस्कवर हुई थी, जब ट्रेडिंग डिस्कवर हुई थी। यानी कि बिजनेस तो था, लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी नहीं थी कि एक कंपनी के हिस्से उसके शेयर होल्डर की पब्लिक के बेस में बांटा जाए, उनके हर एक शेयर का भाव लोगों को दिया जाए कि भाई इतना भाव इस कंपनी का भाव है और आप ये खरीद सकते हो, और जो कल की कंपनी का भाव बढ़ता है तो आप उसे बेच कर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था। बेसिकली इसका कोई एक तरह से रिजल्ट नहीं होता था कि बस वो जाकर पूछते थे कि लोगों में बातें होती थी कि आज इस कंपनी का भाव इतना हो गया, चला गया, कहते थे लोग 400, कहते थे 500, ऐसा भाव चला जाता था। कुछ ऐसा डिस्प्ले नहीं होता था क्योंकि पेपर पे सिर्फ लिखा जाता था आज इसका भाव इससे चल रहा है, आज इसका भाव ऐसे चल रहा है, क्योंकि कैलकुलेट होती थी, उसी हिसाब से भाव निकल के आता था। बहुत लंबा समय लगता था। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे हमारे पास कंप्यूटर्स आते गए, तब ये सारी चीज़ें डिजिटल हो गई। शेयर मार्केट वैसे ही रही एंड उसके साथ साथ कई सारी मार्केट ने भी जन्म लिया, जैसे कि फॉरेक्स, क्रिप्टोस भी आई, बट क्रिप्टोस 21 सेंचुरीज में आई है, उससे पहले नहीं आई है। बेसिकली हुआ क्या था कि जब मार्केट के अंदर बेसिकली कंप्यूटर्स आए, टेक्नोलॉजी आई, तो इन स्टॉक्स के डेली प्राइजेस को लिखा गया, कैलकुलेट किया जाने लगा बाय कंप्यूटर। तो वो सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखने लगती थी 90s के टाइम पे, 80s के टाइम पे, तो वो सारी की सारी चीज़ें दिखाने लगी थी। तो उस टाइम क्या होता था, जो ग्राफ चल रही थी, जो उस कंपनी के प्राइस को हर दिन शो करके एक बढ़िया सा ड्राइंग बनाता था, उसे हम ग्राफ कहते थे। वो जो ड्राइंग होती है, जो ग्राफ होती है, वो बेसिकली क्या होता था, पहले हर दिन के हिसाब से प्राइस लिया जाता था, हर मिनट के हिसाब से नहीं। आज के टाइम पे आपको हर एक सेकंड के टाइम पर आपको प्राइस दिखने को मिल जाएगा। एक सेकंड पे क्या प्राइस चल रहा है, दूसरे सेकंड पे क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बेसिकली बहुत लंबे लंबे टाइम तक रोका जाता था, पूरे दिन का, यानी डे 1 का ग्राफ चलता था। एक दिन में एक बार ही आपको प्राइस दिखेगा, उसके बाद से आपको अगले दिन दिखेगा जो ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है। जैसे आज मान लो किसी शेयर का प्राइस 2000 है और आज वो 2500 हो जाता है, आज उसका क्लोजिंग प्राइस होता है 2500। जो 500 रुपये जो उसके बड़े हैं वही लोगों की कमाई होती है। अगले दिन जो ओपन होगा 2500 होगा, और जो बाद में उसके अंदर जो वो भी होगा 2500 से 2600 या 2400 होता है, या वापस 2000 होता है, उसका क्लोजिंग प्राइस होता है। इस तरीके से मार्केट पहले वर्क करती थी। इनको एक कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट किया जाता था। जैसे मान लीजिए कि 1990s का टाइम है, 1990 का टाइम है, और उस वक्त जनवरी की पहली तारीख है, जो या जनवरी की 30 तारीख है। जनवरी की पहली तारीख से एंड जनवरी के 30 तारीख तक जितना ओपन क्लोज हुआ उसमें से 2-3 ग्राफ निकाले जाते थे। जैसे 2 ग्राफ निकलते थे, एक ग्राफ होता था जिसमें कि सारी की सारी प्राइसेस वो लिखे रहते हैं, जहाँ पर मार्केट ओपन हुई है दिस
जैसे आज जनवरी 1 है 1990 की, आज ओपन हुई है करीब 2000 पर। कल जनवरी 2 है, कल ओपन हुई है 2015 पर। जनवरी 3 है 2030 पे है, जनवरी 4 है 2016 पे। इस तरीके से जो इसके बीच में प्राइस हिल रहा है 15, 16, 30, इसका एक ग्राफ बनाया जाता था। और ये बेसिकली 2 तरीके से होती थी। ये मैंने बताया कि जो मार्केट ओपन होती थी। अब आती है मार्केट की क्लोज होने की। दूसरा ग्राफ बनाया जाता था कि मार्केट क्लोज होने की। उसमें ये देखते थे कि आज जनवरी 1 है, आज 2000 प्राइस है। अब जब मार्केट का प्राइस ख़त्म होने के लास्ट मिनट में उसको गिना जाएगा। जैसे कि वो 2000 से 2015 हो गया, 15 पॉइंट बढ़ गए, 15 रुपये बढ़ गए, 2015 लिखाया जाएगा। अगले दिन जनवरी 2 में 2015 से 2020 हो गया, 2020 लिखा जाएगा। इस तरीके से एक ग्राफ बनता था। इन सारे प्राइजेस को ग्राफ में कनेक्ट किया जाने लगा लाइन से। तब जाके सबसे पहले लाइन चार्ट डिस्कवर हुई। सो गाइस, दिस इज़ फर्स्ट चार्ट जो ट्रेडिंग में आया था, जिसे हम लोग बोलते हैं लाइन चार्ट। ये आज भी यूज़ होता है, ये आने वाले समय में, और ये आज से 50 साल 60 साल पहले भी यूज़ होता था। तो ये बहुत ही सिंपल है। इट इज़ द सिंपल रिपीटिशन हिस्ट्री ऑफ प्राइस, एनी क्रिप्टो प्राइस, एनीथिंग, सब में काम करता है, आज भी काम करता है। ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेडिंग आपकी बढ़ती गई, लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, लोगों ने अपने इसके अंदर स्ट्रेटजी अपनाई। जस्ट लाइक जैपनीज़ ने सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाई। इनकी ओपन और क्लोज मार्केट के उसी के एक समय में, जब मार्केट सबसे हाई पे गई, प्राइस सबसे हाई पे गया, फिर सबसे लो पे गया, जहाँ पे ओपन हुआ, जहाँ वो क्लोज हुआ उस समय, यानी कि जैसे कि मान लीजिए अभी 1 बज रहा है, ओके, तो 1 बज रहा है, 2 बजे तक जो उसके अंदर एक्टिविटी होती है उसे नोट किया जाने लगा। सो जैपनीज़ क्या करने लगे, उनको नोट करने लगे, उनको एक स्ट्रक्चर में फॉर्म किया। जैसे कि मान लीजिए 1 बजते ही मार्केट में अब प्राइस होगा, कितना ऊंचा जाने लगा, मान लीजिए 2000 से ऊंचा चला गया 2020 तक, अब वो फिर नीचे आ गया। अब वो 2000 से 20 से देखते हैं कि कितना नीचे आएगा, अब वो 2015 पे आ गया, यानी कि एक 20 पे गया, एक 15 पे आ गया। उनके लिए एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब उन्होंने क्या किया कि हुआ तो 2000 से शुरू था, लेकिन 2000 पहले 20 गया, फिर 2000 से 15 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट के अंदर एक मोटा सा एरिया निकल गया। इसको वो लोग बोलने लगे कॉलम। और फिर इन्हीं कॉलम से उन्होंने एक इनके शेप को रिफाइन करके करना शुरू कर दिया, जिससे कैंडल स्टिक पैटर्न का आगाज़ हुआ। सेकेंड आती है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और 90% ट्रेडर यूज़ करते हैं, रिटेल ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ, साथ में कुछ इंस्टीट्यूशन भी यूज़ करते हैं। बैंक्स तो मुझे लगता है कि मुश्किल ही यूज़ करते होंगे, क्योंकि उनका ग्राफ अलग ही होता है। सो यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं, जो प्रॉप फर्म्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो एक बेसिकली कैंडल स्टिक चार्ट का यूज़ करते हैं। इट्स रिप्रेजेंटेशन बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री ऑफ प्राइस, यानी कि ये सबसे सिंपल तरीके से ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। हमें बताता है कि एक्चुअल मार्केट में उस समय कितना ऊपर गई थी, कितना नीचे गई थी, कब ठहरी थी, कब थोड़ा सा ओवरबॉट हुई थी। तो ये स्ट्रक्चर बना के देता है। और इसी तरीके से कई 100, 200, 300 स्ट्रक्चर मार्केट बनाती हैं, जिन्हें हम कैंडल की फॉर्म में देखते हैं। आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये बेसिकली सारे के सारे कैंडल स्टिक पैटर्न है। अभी आपको ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके की चार्ट होती है। सेम इसी तरीके से यूज़ हुआ कैंडल स्टिक के बाद हैकनाची का। यहाँ पर भी बेसिकली उसकी तरह ही यूज़ होता है कि, बट इसके अंदर थोड़ा सा फॉर्मेशन ये होता है कि अगर मार्केट का कोई ट्रेंड है, मार्केट सिर्फ बढ़ोतरी कर रही है और लॉन्ग करती जा रही है, उस समय ये ज़्यादातर एक शेप की जो कैंडल होती है, जो एक शेप की कैंडल है, जो ग्राफ है, वही दिखाता है। जैसे कि वो घूम जाती है, कि जैसे कि मार्केट की प्राइस नीचे गिरने लग जाती है, तब वो डिफरेंट कलर की कैंडल सेम दिखती है। लेकिन जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, उनके अंदर ऐसा नहीं होता है। उनके अंदर हर मिनट अलग अलग डिफरेंट कैंडल बनती हैं। कभी कभी सेम कैंडल बनती है, लेकिन ज़्यादातर अलग अलग कैंडल बनती हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है।
इसके अंदर ज़्यादातर टाइम ही एक ही तरह बनता है। अब इनके कलर्स भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न एंड चार्ट पैटर्न के अंदर समझाऊंगा। अभी आप ओवर व्यू समझ लीजिए कि कितने तरह के चार्ट होते हैं। नेक्स्ट थर्ड चार्ट आते हैं। मैं बताया हूँ कि जो एकनासी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कि किसी भी मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कब ठहर सकता है, कब रुक सकता है, कब भाग सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको कैंडल स्टिक में बताऊंगा। फोर्थ आपके पास निकल के आता है लाइन चार्ट का ही, लाइन चार्ट विथ डायमंड, लाइन चार्ट विथ मार्कर्स आप बोल सकते हो। यानी जब भी मार्केट के अंदर किसी पर जगह पर मार्केट क्लोज होती है, वहाँ पे एक छोटी सी बिंदी आ जाती है जो ये बताती है कि मार्केट यहाँ ऊपर थी या नीचे थी। मार्केट ऐसे ऊपर नीचे ऐसे बनती है, तो उन्हें लाइन चार्ट डायमंड्स एंड लाइन चार्ट मार्कर्स बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किसी भी चार्ट के प्राइस को आसानी से रीड करने के लिए, बेसिकली ये एक पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, मदद करने के लिए, क्योंकि इन सब से मिलके इन सारी कैंडल्स एंड इन सारे चार्ट पैटर्न्स को मिलके, ओपन लो हाई को मिलके एक बढ़िया सा पैटर्न मिलता है। और ये पैटर्न कई तरीके के होते हैं, सबका अपना अपना अलग हिसाब हो सकता है। जैसे कि मेरे अपने खुद हैं एंड ग्लोबली जो एक्सेप्ट होते हैं, जो दुनिया यूज़ करती है वो सब यूज़ करते हैं, पर सबका अपना अपना स्टाइल होता है। ओके, सो गाइस, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कि चार्ट्स हैं जिन्हें हम चार्ट टाइप्स बोलते हैं। वैसे चार्ट हैं बेसिकली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज की डेट में बहुत सारे चार्ट आ गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो रैंको, काजी, हाइलो, वॉल्यूम, फुटप्रिंट वगैरह बहुत सारे आ चुके हैं। आपको इतने सारे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ चार्ट यूज़ कर सकते हैं। शुरुआती दौर में आपको लाइन चार्ट एंड देन जब आपको लाइन चार्ट समझ में आ जाएगी तो उसके अंदर जूम के अंदर देखना पड़ेगा। जब जूम करके आप देखोगे कि उसके अंदर मिलेगी कैंडल्स, देन आपको कैंडल स्टिक चार्ट के लिए यूज़ करना है। ठीक है, शुरुआत में बिगनर को कभी भी कैंडल स्टिक चार्ट को यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो कंफ्यूज होगा मार्केट का और स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो आप पहले आप लाइन चार्ट पे फोकस करना, उसके बाद से आप कैंडल स्टिक चार्ट पे चले जाना। अब जब आपके सारे के सारे चार्ट्स और चार्ट टाइप समझ में आ गए हैं, अब मैं बात करने जा रहा हूँ बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो चार्ट के अलावा भी यूज़ होते हैं। यानी कि चार्ट तो होते ही हैं जो प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक अलग से भी चार्ट होते हैं जिनको हम लोग इंडिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए चार्ट पे कुछ होता है तो उसकी एक इंटेंसिक वैल्यू में भी कह सकते हो कि कंबाइन वैल्यू निकल के आती है जो फंडामेंटल्स के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन कि वैसे तो ये टेक्निकल होती है, लेकिन फंडामेंटल के लिए यूज़ की जाती है। जस्ट लाइक मैं बोलूँ कि मैं बहुत गरम फील कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप मेरा चेहरा देखते हो, ये चेहरे से तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मैं बहुत गरम फील कर रहा हूँ। यानी कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली मेरा जो गर्म फील नॉर्मल है या गर्मी की वजह से, या मेरा अंदर से शरीर तप रहा है। इसको मेजर करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या यूज़ करते हैं? थर्मामीटर यूज़ करते हैं। बेसिकली थर्मामीटर एक नंबरिंग निकाल के देता है कि बॉडी कितनी हीट होती है। मेरे को पता चला कि मेरे को 102 का बुखार चल रहा है, पता चलता है कि मेरे उसकी वजह से। सो बेसिकली थर्मामीटर आपका जो है एक इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है, जो बॉडी की टेम्परेचर को नापने के लिए किया जाता है। कुछ चीज़ों का इस्तेमाल आपको मटेरियलिक थिंग्स के करना पड़ेगा, और इसी तरीके से ट्रेडिंग की दुनिया में मटेरियलिक थिंग्स होती हैं कि इंडिकेटर्स। ये आपको चार्ट के अंदर छुपे उन टेम्परेचर के बारे में बताएगी, उन मूव के बारे में बताएंगी, उन वैल्यूज़ के बारे में बताएगी जो आपको कोई नहीं बताने वाला है। देखो, ये बस वैल्यूज़ सब बताती हैं। बेसिकली एक कैलकुलेटिव फंडामेंटल एल्गोरिदम के ज़रिए ये फिक्स होती है, बट एक्यूरेट नहीं होती हैं। अगर आप एक प्राइस के हिसाब से देखोगे तो एक्यूरेट दिखेगी, वैसे तो एक्यूरेट नहीं दिखती है। इनका इस्तेमाल ख़रीदने बेचने के लिए नहीं किया जाता। इनका इस्तेमाल बेसिकली इसलिए किया जाता है कि मार्केट में गुस्सा कितना है, मार्केट में ठंडक कितनी है, मार्केट में गुस्सा कब आ सकती है, एक आइडेंटिफाई हो सकता है। ठीक है, ये इंडिकेटर आपको बहुत सबसे ज़्यादा मिलेंगे ट्रेडिंग व्यू पर, जो कि आप सभी यूज़ करते हो, आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सारे चार्ट आपको देखने को मिलते हैं।
यहाँ पर आपको बेसिकली टेक्निकल इंडिकेटर्स जो ये खुद से देता है सिर्फ उसी को यूज़ करना है। जो कम्युनिटी टेक्निकल्स हैं उनको आप बिल्कुल नहीं यूज़ करना, क्योंकि वो किसी और के बनाए हुए हैं। वो यूज़ करना जो बेसिकली सब यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मैं बताऊंगा, जो मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस करनी है, टाइम टू टाइम यूज़ मैं बताऊंगा कि कैसे करनी है। लेवल्स को ड्रा करने के लिए, मार्केट को स्ट्रक्चर को समझने के लिए, क्योंकि बिना इंडिकेटर के आप टेम्परेचर तो पता नहीं कर पाओगे। क्या आप उंगली रख के ऐसे रख के टेम्परेचर बता दोगे? ऐसे ही अपने आँखें रख के चार्ट पे रख के बता दोगे कि टेम्परेचर कितना है मार्केट का, क्या वैल्यू चल रही है? नहीं बता पाओगे। इसीलिए शुरुआत में आपको थर्मामीटर इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एक और वेबसाइट की, जो आपको इंडिकेटर्स के सारी की सारी वैल्यू एक ही बार में लगा कर दे देगा। देखो, आप ये जो सारे के सारे इंडिकेटर्स हो रहे हैं, ये ट्रेडिंग व्यू एक बार में लगा के नहीं देगा, क्योंकि आपको इसमें पेड मेंबरशिप की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मेरे पास एक सलूशन है, आप यूज़ कर सकते हो investing.com, बिकॉज़ ये वेबसाइट ऐसी है जो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को, फॉरेक्स को, दुनिया के किसी भी स्टॉक की चार्ट की एंड टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में वैल्यू आपको दिखाता है। लाइव आपको सारे इंपॉर्टेंट वैल्यू दिखाएगा जो कि यूज़ होता है। बट आपको सारे तो नहीं देखने हैं, जो मैं बताऊंगा आपको वो देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। ओके, वापस आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। अब यहाँ पर देख सकते हो कि हमें एक सिंपल सा एक ग्राफ दिखाई देता है। हमें नहीं पता है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है, तो हम लोग सबसे पहले मार्केट को हाई और लो को एक्यूरेट करने के लिए यूज़ करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोस्ट फेमस इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बेसिकली हम लोग इसे RSI भी बोलते हैं। इस इंडिकेटर से आप लोग को पता चलेगा कि मार्केट कब ऊपर जाएगी। किसी भी चार्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो वो कितना बढ़ सकता है, कि कितने शेयर्स खरीदे जा सकते हैं। अब वो जब ये कंडीशन आएगी, जब वो ओवरबॉट हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा खरीदा जाएगा, यानी कि मार्केट में रुकने का समय कब आएगा, ये आपको RSI बताएगा। बेसिकली RSI एक ओवरबॉट और एक ओवरसोल्ड रीजन क्रिएट करता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि मार्केट में ठहराव, रुकाव, बढ़ोतरी कब आ सकती है, कब बढ़ सकती है, कब रुक सकती है, कब स्लो हो सकती है। इसके ज़रिए हम लोग पता कर सकते हैं। बट 100% एक्यूरेट नहीं होता है, बट 90% एक्यूरेट होती है। काम करता है, आइडेंटिफाई का काम करता है, और पोजीशन लगाने के लिए नहीं काम करता है। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कोई भी इंडिकेटर पोजीशन लगाने के लिए काम नहीं करना है। ठीक है, इसको बाय सेल के सिग्नल पे नहीं लेना है। ओके, मैं आपको इसको करके बताऊंगा किस तरीके से ये यूज़ होगा जब मैं आपको लेवल्स ड्रॉ करने के लिए सिखाऊंगा। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टॉपिक पर। अब अभी वो नहीं आया है। अभी आप बेसिकली ये समझिए कि यूज़ क्या क्या करना है आगे इस वीडियो में। आपको इनके अपने लैपटॉप या PC जो फ़ोन है जो भी है उसमें आप यूज़ करके देखो कैसे काम आती है। लाइन चार्ट के पर, लाइन चार्ट के अलावा कोई भी चार्ट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप बिगनर है, आपको नहीं पता है मार्केट कैसे वर्क करती है और डीप में। ठीक है, आपके ऊपरी हिस्से में, मार्केट के ऊपरी हिस्से में काम करना है। ठीक है, जैसे कि मार्केट काम करता है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर आता है कि EMA, एक्सपेंशन मूविंग एवरेज। वैसे मूविंग एवरेज के एग्जांपल है, इसे हम MA बोलते हैं। MA के अंदर 3 आती है। एक तो आता है कि SMA, जिसे हम सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं, उसे कभी यूज़ नहीं आने वाला है। एक आती है आपकी WMA का भी आपको कोई यूज़ नहीं आता है। एंड लास्ट आती है आपको EMA, जो आपको EMA यूज़ करनी है। ये हर जगह आपको EMA यूज़ करनी है। EMA को आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, एंड एक सिंगल वैल्यू बड़ी वैल्यू के साथ, और डबल हाफ छोटी वैल्यू के साथ। जैसे कि हाफ के कॉन्सेप्ट की, एक का आपने 10 रख दिया, दूसरे का 20, एक का आपने 16 रख दिया, दूसरे का आपने 32 रख दिया। जो सिंगल है उसको आप हाई वैल्यू के साथ यूज़ कर सकते हैं। 180, 200, 250, 300, 400, 1000 जैसे भी आप यूज़ करना चाहें। ठीक है, ओके। टाइम फ्रेम आपका बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको टाइम फ्रेम के भी बारे में भी बताऊंगा कि टाइम फ्रेम कैसा होता है। ठीक है, मैं इसके बाद ही बताऊंगा कि टाइम फ्रेम का क्या यूज़ होता है। ओके, गाइस, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि मूविंग एवरेज।
ओके। सो ये ही आपके 2 ही इंडिकेटर्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं, बाकी आपको कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक ओवरव्यू देख सकते हो कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है, ठीक है। बट बिलीव में इन दोनों के अलावा आपको लाइफ में कभी भी, ट्रेडिंग के लाइफ में कभी भी कोई भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके टॉपिक आता है कि टाइम फ्रेम्स। बेसिकली टाइम फ्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हालांकि बोलूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको पता चलेगा कि आपको बेसिकली प्राइस है, जो आपका जो प्राइस है बेसिकली कितना मूव करा है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में। इसके कई सारे टाइम फ्रेम होते हैं, आपको छूट दी जाती है 1 मिनट से लेके 1 साल तक, 5 साल तक, जितना भी आप यूज़ करना चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि 30 मिनट का टाइम है, 30 मिनट के टाइम अभी शुरू होने वाला है। जैसे ही शुरू होते ही जो सबसे पहले प्राइस होता है वो, और जो ख़त्म होने के बाद प्राइस होता है वो, उसके बीच में जो मोमेंट होती है, आप देखना चाहते हो कि 30 मिनट में देखे सारी की सारी मोमेंट, बेसिकली लाइन चार्ट यूज़ देखना, ऊपर से नीचे हो जाएगा। मान लीजिए प्राइस गिर गया 2000 से 1000 हो गया, वो प्राइस नीचे आपको दिखेगा। इतनी सी मोमेंट आप 30 मिनट में देखना चाहते हो कि आप चाहते हो कि 1 मिनट में देखना चाहते हो कि 1 मिनट में क्या होता है। अगर 30 मिनट में देखना 30 मिनट का ग्राफ 1 मिनट में देखना चाहोगे तो वो 30 कैंडल बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी बन जाएगी, ठीक है। देखो आपको लाइन चार्ट में इतना फ़ायदेमंद नहीं दिखागी, लेकिन कैंडल स्टिक चार्ट में आपको टाइम फ्रेम का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जो होगा पता चलेगा कि वहाँ पर एक कैंडल जो है आप कितने टाइम का यूज़ करना चाहते हो, 1 मिनट का कैंडल देखने चाहते हो, या 30 मिनट का कैंडल देखना चाहते हो, या 4 घंटे की कैंडल देखना चाहते हो, या 1 साल की कैंडल देखना चाहते हो। वो टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये टाइम फ्रेम बेसिकली 2 तरीके से होते हैं। एक तो होते हैं कि कैंडल या लाइन बेस्ड, या आप एक कैंडल का देखना चाहते हैं, या एक होता है पूरे ग्राफ के अंदर, ठीक है। यानी कि पूरा ग्राफ है, उसके अंदर कितनी कैंडल आनी चाहिए कि उस, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे कम से कम 60 मिनट का ग्राफ देखना है, 1 घंटे का ग्राफ देखना है। 1 घंटे का ग्राफ के हिसाब से जो कैंडल आएंगी 60 आएंगी। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 60 कैंडल आएंगी। तो इस तरीके से ग्राफ का टाइम फ्रेम होता है, जो आपको नीचे शो हो रहा होगा, इसको ग्राफ का टाइम फ्रेम बोलते हैं। और जो ऊपर शो हो रहा होता है इसको हमको कैंडल्स से या पॉइंट्स का टाइम फ्रेम बोलते हैं। ये आपके कितने, एक कैंडल का टाइम फ्रेम है, ठीक है। एक कैंडल के टाइम फ्रेम पे आप कितना देखना चाहते हैं। सो ये सिंपल सा टॉपिक है, बस एक्सपायरी के लिए होता है कि एक कैंडल कब एक्सपायर होने वाली है, कब स्टार्ट होने वाली है, उसके बीच में कितना मोमेंट करा है सेव और जनरेट करती है, ठीक है। बेसिकली ये एक पैरामीटर हैं और कुछ नहीं है, बट इसके बेसिस पे भी बहुत सारी चीज़ें समझी जाती हैं कि मैं आपको आगे टाइम फ्रेम के और हिसाब से आप अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को भी क्रिएट कर सकते हो। समय से पहले ही आप डिसाइड कर लोगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है, एकदम एक्यूरेट तरह के, ठीक है। चलो आपको ग्राफ भी समझ में आ गया, चार्ट भी समझ में आ गया, टाइम फ्रेम भी समझ में आ गया, अब और क्या बचेगा। सो आप ये समझो कि ये पूरे ट्रेडिंग मार्केट की एक छोटी सी माचिस की तिल्ली के ऊपर लगा जो बारूद है वो है। अभी तो पूरी तिल्ली बची हुई है, अभी तो एक ही तिल्ली का बचा ही है। ऐसे तो पूरा पैकेट में भरा हुआ पूरा कंटेंट है जो आपको याद करना है। जब आपको पूरा कंटेंट याद हो जाएगा, पूरी माचिस के बॉक्स की हर एक पॉइंट के बारे में पता होगा, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तब आपको अपने असली पैसे के चलने पर डर नहीं लगेगा। लेकिन जब तक नहीं आता है ना, तब तक आपको डेमो ट्रेडिंग ही करनी है। सो दिस इज़ नेक्स्ट टॉपिक। आपको तब तक असली पैसे को छूना तक नहीं है जब तक आप नकली पैसे को उस माइंडसेट से नहीं देख सकते, जैसे जिस माइंडसेट से आप असली पैसे को देखते हैं। नकली और असली में आपको फ़र्क नहीं आनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे दोनों में कोई फ़र्क नहीं आता है, क्योंकि मैं उस साइड देखता ही नहीं हूँ जहाँ पर पैसा दिखता है। मुझे सिर्फ बाय सेल के बटन दिखते हैं, क्वांटिटी दिखती है और चार्ट दिखता है। उसके अलावा अकाउंट में कितना पैसा है मैं कैलकुलेट करके बैठ जाता हूँ, उतना ही लौट चलता है। और वो असली है या नकली है मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे माइंड सेट में वो सिर्फ पहले से ही डेवलप है, ठीक है। मुझे सिर्फ फोकस करना है सिर्फ बनाने पे, देखने पे नहीं, ठीक है। हमें नहीं देखना है कि मेरे पास कितना पैसा है, ठीक है। वो तो ट्रेडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। वो तो इमोशन है, ठीक है। 1-2 बार आप सट्टे की तरह सोच लोगे,
काम कर जाएगा, हर बार नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको डेमो ट्रेडिंग यूज़ करना पड़ेगा बेसिकली। अब आप डेमो ट्रेडिंग यूज़ करोगे किस पे? स्टार्टिंग के लिए अगर आप फॉरेक्स के लिए यूज़ करोगे तो आप इस ब्रोकर का यूज़ कर सकते हो, जिनकी लिंक मेरी लाइव स्ट्रीम पर मिल जाएगी। आप उसको डेमो तरीके से यूज़ कर सकते हो, बट रियल तरीके से मत करना, सिर्फ डेमो के तरीके से करना, ओके। जब आपको लगेगा कि आप तैयार हो चुके हो देन यूज़, ओके। ये होता है कि फॉरेक्स के लिए, एंड बिटकॉइन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, एंड क्रिप्टो के लिए भी यूज़ कर सकते हो, एंड स्टॉक के लिए भी यूज़ कर सकते हो इसे। ये जो आपको स्टॉक ब्रोकर है ये बेसिकली एक डेमो के लिए यूज़ किया जाता है, जो बिल्कुल सेम देगा एक्सपीरियंस जो स्टॉक मार्केट में है। जिसको जो पसंद आता है वो करो भाई। अगर आपको स्टॉक पसंद आता है तो स्टॉक आता है, आपको क्रिप्टो करेंसी पसंद आता है तो क्रिप्टो करेंसी करो, अगर आपको फॉरेक्स में इंटरेस्ट है तो फॉरेक्स करो, दैट्स इट। लेकिन लीगल तरीके से करो, ठीक है, इलीगल तरीके से नहीं, झंझट मत पालो, समझ गए। और मैं सही तरीके बताऊंगा आपको, आप ना फंसो, ना किसी और को फंसने देना, ओके। डेमो के लिए आप दुनिया का कोई सा चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, जब तक आप उसमें पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते तब तक। यानी आपके पास सीखने के लिए सब कुछ है, लेकिन कमाने के लिए आपके पास लिमिटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो उन लिमिटेड चीज़ों में से जो रियल होते हैं उनको ढूंढना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बट मैं आपको लिमिटेड, ऑथराइज और लीगल है, मैं उनको बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। जब पैसे डिपॉजिट करने की बारी आएगी, ठीक है, तब मैं बताऊंगा। 6 महीने के लिए भूल जाओ आपको कि इसमें पैसे डिपॉजिट करना है, बस आपको डेमो करना है, अभी उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। 6 महीने तक भूल जाओ कि आपको कुछ करना है, सिर्फ सेविंग करो और साथ में सीखते रहो, अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप मार्केट के गुंडे नहीं बनोगे। एक गुंडे के अंदर भी कॉन्फिडेंस रहता है, उसके सामने कोई भी रहेगा गोली मार दो, यही कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आनी चाहिए। मेरे को कोई सा भी बैलेंस मिल जाए, डेमो या रियल, मैं सबको उठा दूंगा, ठीक है, सबको भगा दूंगा, सारे लॉसेस भगा दूंगा, सारे प्रॉफिट को उठा दूंगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होनी चाहिए। अब आपको पता चल तो गया कि जो डेमो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, बेसिकली हमें अभी रियल भी नहीं करनी है। अब बेसिकली हमें करनी कितने अमाउंट से है कि किस मार्केट में कितना अमाउंट यूज़ करना है, तो ये आपको आरएमएस के अंदर बताऊंगा। हल्का सा आरएमएस का ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ, फुल ओवरव्यू नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सर के पार जाएगा अभी शुरुआत में, सो हल्का सा आप समझिए। सो बेसिकली आरएमएस का मतलब हो गया रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आप तीनों मार्केट्स के अंदर 10-10 हज़ार रुपये से डेमो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करो, यानी कि ट्रेड करने की कोशिश करना। अभी नहीं, फ़िलहाल जब तक आप पूरे लेवल से तैयार नहीं हो जाना है तब तक आपको डेमो भी नहीं करना है। बस मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है। बेसिकली अभी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको बस सीखना है। जब मैं बोलूँगा आपको डेमो स्टार्ट करना है तब आप ये चीज़ यूज़ करना। मैं उस दिन आपको ये रिस्क मैनेजमेंट बताऊँगा, ये भी बताऊँगा, और इसके अंदर जो भी डिटेलिंग है ये सब सारा कुछ बताऊँगा, ठीक है। मान लीजिए आपने जितना सारा बैलेंस यूज़ कर रहे हो, जो मैंने 10 हज़ार बताया है, 10 हज़ार में से 1 से 2% तक रिस्क ले सकते हो। यानी कि आप एक पोजीशन लेते हो कि उसमें एक लॉस 1 से 2% के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं अपने स्ट्रैटेजी के बीच पे बता रहा हूँ, मैं सारी की सारी ग्लोबली नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। आप लोग कैंडल स्ट्रैटेजी सीखने आए हो, ठीक है, आपको किसी और के बारे में नहीं सीखना है। सो यहाँ पर बेसिकली आपको 1% से 2% के मैक्सिमम लॉस लेना है, और मिनिमम 0.1 से लॉस ले सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 10 हज़ार से 100 रुपये का लॉस लेना है, या मिनिमम 10 रुपये का लॉस लेना है, या मैक्सिमम 200 रुपये का लॉस लेना है। अब बात आती है आपको कमाना कितना है। कमाना तो आपको इतना कभी नहीं है जितना कि आप लॉस लेते हो, हमेशा आपको इससे ज़्यादा कमाना है, ओके। अब बात ये आती है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें करोगे। अब आपको इस सिस्टम को आरआर के अंदर कहते हैं, रिस्क रिवॉर्ड। आपका रिस्क हमेशा रिवॉर्ड से कम होना चाहिए, ताकि आपका रिवॉर्ड ही दिखाई दे, और जो रिवॉर्ड ना दिखा दे। आपके अंदर ये जो छोटा सा हिस्सा बचा है वो रिवॉर्ड है, ठीक है। लेकिन आपको इतनी मेहनत इतने हिस्से के लिए मत करो, इतने हिस्से के लिए करो, पूरा हिस्सा आपका होना चाहिए। तो यही मेरा मोटिव रहेगा कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसको बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनाना है। अगर आप 1% लॉस में होते हो, कम से कम
7, 8, 10% उस एक ट्रेड में प्रॉफिट बनाने की कोशिश करो। लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल है। सुनने में बहुत आसान है क्योंकि आप देखते हो मेरे लाइव स्ट्रीम में बहुत ईजी है, लेकिन रियलिटी में क्या है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आप में से कुछ नहीं जानते हो, जान लो कि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं कर सकते। कम से कम 1.5 साल की प्रैक्टिस लगेगी, तब जाके किसी एक ट्रेड को इतना लंबा बना पाओगे। और ये पॉसिबल है, अगर आप इसे अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो पॉसिबल है। अगर महीने में आप दिन में 8-10% कमाने वाले बन जाओगे, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। देखो, लॉसेस तो होते हैं, लॉसेस तो सबके होते हैं और हमेशा होते रहेंगे, उसका कोई सलूशन नहीं है। बट आपको एट द मंथ पॉजिटिव रहना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसीलिए है कि आपको रिस्क 1 से 2% तक रखना है, एंड जो रिवॉर्ड होता है 5 से 7, 8, 10% से ऊपर होता है। अगर लगातार आप 4 बार हार जाओ तभी पर आप अच्छे से प्रॉफिट में रहो, ठीक है। और इतना ज़्यादा आपको ट्रेड करना भी नहीं है कि एक दिन में 4 से 5 ट्रेड कर रहा हूँ। 4 ट्रेड का मतलब हो गया आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आपको आज ही अमीर बनना है, ऐसा नहीं होता है। छोटा पैसा तुरंत बन जाता है, लेकिन बड़े पैसे के लिए जनरेशन होती हैं। तो मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपकी अगली जनरेशन आपको बना कर दे देगी, आप भी बना सकते हो। बट सारे के सारे मिथ्स निकाल दो कि एकदम अमीर हो जाओ, कि 1 महीने में हो जाओगे, कि 6 महीने में हो जाओगे, साल भर में हो जाओगे। आप खुद बताओ कि आपकी फंडिंग कितनी है, कि आप 50,000 रुपये डिपॉजिट कर सकते हो। अगर यहाँ पर कोई 20 से 25 साल का लड़का है, क्या वो अपने 2 महीने के अंदर 50,000 डिपॉजिट कर सकता है? वो पैसा लोन का नहीं होना चाहिए, वो आपकी सेविंग्स होनी चाहिए। क्या आप उस सेविंग को रिस्क पे लेने के लिए तैयार हो? क्या आपके अंदर इतने गट्स हैं, कॉन्फिडेंस है? 50,000 से 50 लाख बना दोगे, वो भी कुछ महीनों में? नहीं बना सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ टाइम लगेगा, बट कॉन्फिडेंस रखोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे, पक्का कर लोगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही। रिस्क मैनेजमेंट, चार्ट्स एंड टूल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। आप इनको अच्छी तरीके से समझ लो, आगे जाके इन्हीं के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। फिर ये सारी की चीज़ें आपको बहुत ही सिंपल लगेंगी। सो प्लीज़ एक बार और इस वीडियो को देख लेना। तब तक के लिए आप पिछली और चीज़ों को देख सकते हो ताकि आपके रिवीजन भी हो जाए, ठीक है।